हाय एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और घबराने की कोई बात नहीं है, इत्मीनान से कूल होकर के एग्ज़ाम हॉल में जाना है और अच्छे से करके आना है। मेरे हिसाब से अगर 65 के आसपास पुरुष कैंडिडेट अगर कर पाते हैं तो सिलेक्शन होना चाहिए, और महिलाएं अगर 60 के आसपास हैं तो फिर तो कहना ही नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर सारे प्रैक्टिस सेट को आप अगर एक से लेकर अभी तक देखते आ रहे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, उसको एनालाइज किए होंगे, तो इतना करना कोई मुश्किल काम नहीं लगता है। और ख़ास करके बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जिस तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, और प्रश्नों का भी इजी टू मॉडरेट वाला जो कलेक्शन है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो आप कॉन्फिडेंट होकर के जाइए और इत्मीनान से एग्ज़ाम दे करके आइए। एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने वाला है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जितनी बार हो सके आप वीडियोस को देख सकते हैं, अपना प्रिपरेशन रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें बिहार जनगणना 2011 को इंक्लूड किया गया है जो विशेष है, तो आप इसे जरूर देखें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहार पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1861, 1872, 1885, 1900। सही जवाब है 1861। बिहार पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। यह वर्ष भारतीय पुलिस अधिनियम के अनुसार भारत में पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या थी? 57.4%, 59.7%, 61.8%, 63.8%। सही जवाब है 59.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 59.7% थी। यह आंकड़ा राज्य में शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। सही जवाब है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक थी। पटना बिहार की राजधानी भी है और यह राज्य का प्रमुख शहरी केंद्र है। अगला सवाल है, बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी? एससी 16%, एसटी 1%। अगला है एससी 15% और एसटी 5%। अगला है एससी 18% और एसटी 4%। एससी 20% और एसटी 6%। तो इसका सही जवाब है एससी 16% और एसटी 1%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी 16% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 1% थी। यह आंकड़ा समाज के इन वर्गों की जनसंख्या हिस्सेदारी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? 43.5%, 47%, 53.3%, 58.5%। सही जवाब है 53.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 53.3% थी। यह साक्षरता दर की वृद्धि और शैक्षिक सुधारों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था? 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 920, 950, 1000। सही जवाब है 920 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 920 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। यह आंकड़ा राज्य के अधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 23.8%, 25.4%, 28.4%, 30.9%।
सही जवाब है 23.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 23.8% थी। यह वृद्धि दर बिहार में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने को दर्शाता है। अगला सवाल, बिहार में जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? 18.38 करोड़, 11.12 करोड़, 11.30 करोड़, 12.18 करोड़। सही जवाब है 11.12 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 11.12 करोड़ थी। यह आंकड़ा बिहार की आबादी के बढ़ते रुझान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 96,663 वर्ग किलोमीटर, 98,500 वर्ग किलोमीटर, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसे भारत में छोटे राज्यों में से एक बनाता है। अगला सवाल है, कैलोरी क्या मापता है? तापमान, ऊर्जा, बल, गति। सही जवाब है ऊर्जा। कैलोरी ऊर्जा की माप की एक इकाई है। यह खाद्य पदार्थों में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस। सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई के कितने प्रमुख चरण थे? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 3। पानीपत की लड़ाई के 3 प्रमुख चरण थे, 1526, 1556 और 1761। ये लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। सही जवाब है मीर जाफर। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। यह परिवर्तन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। ये बता दें कि कभी पूछा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो यही मीर जाफर ही थे उस समय। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा। सही जवाब है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह महासभा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने का प्रमुख मंच है। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। सही जवाब है बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। यह साम्राज्य प्राचीन भारत के प्रमुख साम्राज्यों में से एक था और इसका केंद्र बिहार था। अगला प्रश्न, अम्ल का सामान्य पीएच मान क्या होता है? 7, 1 से 3, 4 से 6, 8 से 10। सही जवाब है 4 से 6। अम्ल का सामान्य पीएच मान 4 से 6 के बीच होता है। अम्लीय पदार्थ पीएच मान के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब स्थापित किया गया था? 1830, 1853, 1870, 1900। सही जवाब है 1853। ब्रिटिश भारत में पहला रेल मार्ग 1853 में स्थापित किया गया था। यह मुंबई और ठाणे के बीच था और भारतीय रेल का पहला सफर था। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जून, 22 अप्रैल, 10 मार्च, 15 मई। सही जवाब है 5 जून।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व को समझाने के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन, संवेदी प्रतिक्रिया। सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण में है। यह पौधों को सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अगला सवाल है, नोटबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? 2015, 2016, 2017, 2018। सही जवाब है 2016। भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू की गई थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को कानूनी निविदा के रूप में बंद कर दिया गया था। अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में बहती है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम। सही जवाब है झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य से बहती है। यह नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, भगत कौर, झांसी की रानी, मणिबेन पटेल। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ग्रॉस सेल्स टैक्स। सही जवाब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का पूरा रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अगला सवाल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG देश के सरकारी खातों का ऑडिट करता है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906, 1916, 1920, 1935। सही जवाब है 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, अब बांग्लादेश में की गई थी। यह संगठन भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अगला सवाल, 2024 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? K Sivan, S सोमनाथ, अजय शर्मा, राकेश शर्मा। सही जवाब है S सोमनाथ। 2024 में S सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इसरो में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। सही जवाब है 26 नवंबर। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह।
सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गौरी का सेनापति था और गौरी के मृत्यु के बाद उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1920, 1922, 1930, 1942। सही जवाब है 1922। चौरी चौरा का घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी। इसमें आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गहरी परत कौन सी है? मेंटल, क्रस्ट, कोर और स्ट्रेन। सही जवाब है कोर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गहरी परत कोर है। यह परत बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित है, जिसमें मुख्य रूप से लोहे और निकेल के तत्व होते हैं, इसीलिए इसको नीफे भी कहते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के चट्टानें गनीस और शिस्ट के नाम से जानी जाती है? अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है कायांतरित चट्टानें। गनीस और शिस्ट कायांतरित चट्टानें हैं। यह चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों के उच्च तापमान और दबाव में बदलने से बनती हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, कार निकोबार, मन्नार की खाड़ी। सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही जवाब है उड़ीसा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। सही जवाब है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत खींचा गया था, लेकिन चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। सही जवाब है नर्मदा। नर्मदा नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 226। सही जवाब है अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्पष्ट करता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून को संविधान के खिलाफ पाए जाने पर उसे अमान्य घोषित कर सकते हैं। अगला सवाल, निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356। सही जवाब है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने समय लगा था?
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीने 10 दिन, 3 वर्ष 6 महीने 20 दिन, 1 वर्ष 8 महीने 7 दिन। सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। अगला सवाल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब एलपीजी का संबंध किस वर्ष से है? 1990, 1991, 1992, 1995। सही जवाब है 1991। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां 1991 में शुरू की गई थी। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकृत करना, निजीकरण को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना था। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग। सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा लगाया जाता है। यह संगठन राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास दर और अन्य आर्थिक सूचकांकों का विश्लेषण करता है। अगला सवाल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, शिक्षा का विकास, परिवहन का विकास। सही जवाब है कृषि का विकास। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। इस योजना का फोकस खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई व्यवस्था में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। अगला सवाल, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य। सही जवाब है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और नेपाल की सीमा के निकट है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 234, 243, 250, 275। सही जवाब है 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं। यह बिहार राज्य की विधानसभा का निम्न सदन है। अगला सवाल, बिहार में शेर शाह सूरी मार्ग को आज किस नाम से जाना जाता है? NH1, NH2, NH31, NH28। सही जवाब है NH1। बिहार के शेर शाह सूरी मार्ग को आज NH1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, विमल जालान। सही जवाब है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में यह पदभार संभाला और मौद्रिक नीति के मामले में योगदान महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, अजय सिंह, PT उषा, अनिल खन्ना। सही जवाब है PT उषा। PT उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। वह एक महान भारतीय धाविका और ओलंपियन हैं जिन्हें पयोल्ली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। सही जवाब है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके मताधिकार का महत्व समझाना और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा,
हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। सही जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, टाइफाइड किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। सही जवाब है बैक्टीरिया। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के नाम के कारण होता है। यह दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका माप है? समय, दूरी, द्रव्यमान, गति। सही जवाब है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है और इसे अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन परिवहन, रोगों से लड़ना, ऊर्जा प्रदान करना, रक्त जमना। सही जवाब है रोगों से लड़ना। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBCs का मुख्य कार्य शरीर के रोगों से लड़ने में मदद करना। यह रोगाणुओं और अन्य हानिकारक एजेंटों को नष्ट करके शरीर की रक्षा करते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत किसे रोकने का काम करती है? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। सही जवाब है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित एक सुरक्षात्मक परत है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से जीवों की रक्षा करती है। अगला सवाल, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया, नीलकंठ, गिद्ध, मोर। सही जवाब है गौरैया। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। गौरैया एक छोटी सी पक्षी होती है जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास। सही जवाब है नवादा। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, बिहार के किस शहर को शेर शाह सूरी ने बसाया था? पटना, सासाराम, भागलपुर, हाजीपुर। सही जवाब है सासाराम। बिहार के सासाराम शहर को शेर शाह सूरी ने बसाया था। वह भारत के महान शासकों में से एक थे और उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी किया था। थैंक यू।